मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। इसे कहते हैं संगीत। आजकल के दिगरा लोगों को फोन से फुर्सत मिले तो समझेंगे ना कि संगीत क्या होता है। टुडेज जनरेशन इज दादू खोज इनके ऐसे ही एकलव्य की, जिसका अंदाज वही पर आवाज नई। लग जा गले से सुरों का एकलव्य, सुरों का एकलव्य। सिकंदर अपना मुकद्दर अपने खून से नहीं, दूसरों के खून से लिखता है। 350 ईसा पूर्व भारत एक खुशहाल और संपन्न देश था, जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। पर उस पे विदेशियों की बुरी नजर पड़ी। शत्रु भीतर से हो या बाहर से आए, गुरु खड़ा रहेगा रक्षक बनकर। अब मैं बनूंगा सिकंदर का मुकद्दर। बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए खेती और पशुपालन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां अलग अलग सेगमेंट के जरिए लेकर आते हैं। खेती किसानी में आज हम जहां बात करेंगे सिंघाड़े की खेती की, तो वहीं हमारा पशुधन में जानेंगे रेशम कीट पालन के बारे में। इसके अलावा मिलवाएंगे आपको एक कामयाब किसान से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम गांव किसान की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से, जिसमें आज हम बात करेंगे पानी फल यानी कि सिंघाड़े की खेती के बारे में। आइए जानते हैं कि कम संसाधन में आप सिंघाड़े की खेती करके किस तरह से अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं।
बारिश के इस मौसम में देश के जिन इलाकों में जल भराव की समस्या आती है, वहाँ के किसान इसमें भी अवसर निकाल लेने की क्षमता रखते हैं। यानी कि जल भराव वाले इलाकों में जलीय सब्जियों की खेती करके मुनाफा कमा लेते हैं। जलीय सब्जियों में वैसे तो ज्यादा विकल्प नहीं है, लेकिन बाजार में इनका अच्छा दाम मिलता है। इनमें से मुख्य है कलमी साग, कमल ककड़ी, मखाना, सिंघाड़ा। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सिंघाड़े की। सिंघाड़े को पानी फल या वाटर चेस्टनट के नाम से जाना जाता है। सिंघाड़े को हम सब्जी और फल दोनों ही रूप में खाते हैं। सिंघाड़ा एक नकदी फसल है। हमारे यहाँ सिंघाड़े के कच्चे व ताजे फलों का उपयोग किया जाता है। वहीं पके फलों से बनने वाले आटे से कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। पोषण से भरे सिंघाड़े में प्रोटीन 4.7% और शर्करा 23.3% होती है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, पोटेशियम, तांबा, मैग्नीज, जिंक और विटामिन सी भी पाया जाता है। सिंघाड़े की खेती तालाबों, नहरों, पोखरों जैसी जलीय जगहों में की जाती है। हालांकि कुछ किसान आधुनिक तकनीकी अपनाकर खेतों में भी सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं। इसके लिए कम से कम 1 से 2 फीट गहरे पानी की जरूरत होती है। सिंघाड़े की खेती खास तौर पर मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में होती है। मध्य प्रदेश में इसकी खेती लगभग 6000 हेक्टेयर तक में होती है। इसकी 2 तरह की किस्में पाई जाती है, हरे छिलके वाली, लाल छिलके वाली। भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा ने दोनों की एक प्रजाति विकसित की है। VRWC1 लाल छिलके वाली, VRWC3 हरे छिलके वाली। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी खेती के बारे में। तो सबसे पहले इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। बुआई के लिए स्वस्थ पके फलों का बीज का चुनाव किया जाता है, जिसकी तुराई दिसंबर में हुई हो। उसे जनवरी माह में करीब 1 महीने के लिए पानी में रखना होता है। इसके बाद फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में तालाबों, नहरों, पोखर जो विकल्प आपके पास उपलब्ध हो उसमें डाल दिया जाता है। मार्च महीने तक इसमें से बेल निकलने लगती है, जो कि 1 माह में ही लगभग 1.5 से 2 मीटर तक बढ़ जाती है। अप्रैल से जून के महीने तक इन बेलों को रोपने का काम किया जाता है। रुपाई को सुरक्षित रखने के लिए तालाब में प्रति हेक्टेयर 300 किलो सुपर फॉस्फेट, 60 किलो पोटाश, 20 किलो यूरिया दे देना चाहिए। कीट और रोगों की रोकथाम के लिए जरूरत पड़ने पर उचित कीटनाशी और कवकनाशी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसके लिए कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। इस तरह से सही देखभाल से सिंघाड़े की फसल की पहली तुड़ाई अक्टूबर माह से शुरू हो जाती है। कच्चे फलों की तुड़ाई समय समय पर करते रहे, जबकि अंतिम तुड़ाई दिसंबर के अंत में होती है। सिंघाड़े के फलों की गोटी बनाने के लिए उसे सुखाया जाता है। इसे लगभग 15 से 20 दिन तक सुखाना चाहिए और 2 से 4 दिन के अंतराल पर उलट पलट भी कर देना चाहिए, जिससे फल अच्छे से सूख जाए। इस तरह सूखे फल बाजार में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। कृषि का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें नए प्रयोगों को अपनाकर किसान सीमित संसाधनों में अपनी आय को कई गुना तो कर ही सकते हैं, साथ ही आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से सिंघाड़े की खेती की जा सकती है और इससे आपको अच्छा खासा मुनाफा भी हो सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। आज हम बात करने जा रहे हैं रेशम कीट पालन के बारे में। जी हां, जो किसान पानी की किल्लत और बंजर जमीन की समस्या से परेशान है, उनके लिए एक बेहद ही अच्छा विकल्प है रेशम कीट पालन। आइए देखते हैं कि किस तरह रेशम कीट पालन के जरिए अच्छा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। हमारे देश में रेशम की साड़ियों का विशेष स्थान है। पुराने समय से ये भारतीय नारी का परंपरागत पहनावा है। हमारे देश में रेशम उत्पादन का मिश्रित व समृद्ध इतिहास रहा है। भारत में 15वीं शताब्दी से ही रेशम का व्यापार किया जाने लगा था। वर्तमान में करीब 9 करोड़ 18 लाख लोगों को रोजगार देने में रेशम अपनी भूमिका अदा कर रहा है, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि रेशम का ये कीट महिलाओं को सरलता से आत्मनिर्भर होने में सहायता कर रहा है। रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किसानों को भरपूर सहयोग भी दिया जा रहा है। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1949 में रेशम बोर्ड की स्थापना की गई। रेशम कीट पालन कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है। ग्रामीण क्षेत्र में कम लागत में इस उद्योग में शीघ्र उत्पादन लिया जा सकता है। इसके अलावा कृषि कार्य और अन्य घरेलू कार्यों के साथ भी इस उद्योग को आसानी से किया जा सकता है। उत्पादन की प्रक्रिया के अनुसार रेशम 2 प्रकार का होता है। पहला शहतूती रेशम यानी मलबरी सिल्क और दूसरा गैर शहतूती रेशम यानी नॉन मलबरी सिल्क। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। बिना शहतूत वाले रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। आज ये व्यवसाय अपनी सबसे अच्छी स्थिति में है। लोगों में बढ़ती जागरूकता और सरकारी योजनाओं का साथ पाकर वो किसान भी इन्हें आसानी से कर पा रहे हैं, जो परंपरागत खेती में सफलता अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। परभणी, महाराष्ट्र के किसान का भी कुछ यही कहना है। कशा प्रकारे इकडे वळले तुम्ही? मेरे पास कुल 22 एकड़ खेती है, जिसमें 18 एकड़ में सोयाबीन लिया था, लेकिन इतने में मुझे सिर्फ 13 क्विंटल उत्पन्न हुआ और फिर मैंने 4 एकड़ में रेशम की खेती की, जिसमें प्रति माह 50 से 60 हजार मिल रहा है। 3 सालों में जिले में हुई कम बारिश से नुकसान हो रहा है। पहले गन्ना, हल्दी, कपास की खेती करता था, लेकिन उसमें ज्यादा खर्चा हो रहा था, इसलिए रेशम की खेती की। जीने का साधन भी इसी से मिला। मेरा आर्थिक स्तर अब बढ़ा है। खूब खर्च हो लागला। रेशम कीट, जिसका वैज्ञानिक नाम बॉम्बिक्स मोरी है, इसे पालन के लिए सबसे जरूरी है शहतूत का पौधा। शहतूत एक बहुवर्षीय पेड़ होता है और इस पौधे को एक बार लगाने पर यह अगले 15 सालों पत्तियां देता रहता है, जो इस कीट का मुख्य भोजन है। इसीलिए अगर किसान शहतूत के बाग लगा रहे हैं तो उन्हें सही मापदंड का ध्यान रखना चाहिए। बाग तैयार हो जाने पर इन कीटों का पालन शहतूत की पत्तियों पर किया जाता है। हालांकि इस कीट का जीवन काल ज्यादा नहीं होता, ये केवल 2 या 3 दिन तक ही जीवित रहते हैं। इन 3 दिनों के अंदर ही मादा कीड़े शहतूत की पत्तियों पर 300 से लेकर 400 तक अंडे दे देती हैं। फिर हर अंडे से करीब 10 दिन में छोटा मादा कीट लार्वा निकलता है। फिर ये मादा कीड़ा करीब 40 दिन में ही लंबा और मोटा होने लगता है। ये कीड़ा अपने सिर को इधर उधर हिलाकर अपने चारों तरफ अपनी लार गिराता है, जिससे धागे का घोल बन जाता है, जिसे हम कोया या फिर ककुन भी कहते हैं। जब ये हवा के संपर्क में आता है तो वे सूख कर धागे का रूप ले लेता है, जो कि करीब 1000 मीटर लंबाई का होता है, और इसी धागे से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। कोकुन से धागा निकालना भी अपने आप में एक कला है, जिसमें 3 चरणों को पूरा करना होता है। कोकुन का सूखना। बेहतर गुणवत्ता वाले रेशम के लिए कोकुन को गर्म हवा में सुखाया जाना चाहिए। इससे प्यूपा मर जाता है। साथ ही कोकुन शैल की परतें आसानी से अलग की जा सकती है। कोकुन का भंडारण। कोकुन को लंबी अवधि के भंडारण के लिए एक उपयुक्त भंडारण कक्ष में रखा जाता है। कोकुन भंडारण में कमरे के केंद्र में 20 डिग्री सेल्सियस या इससे कम तापमान होना चाहिए और कमरे के अंदर की हवा में करीब 55% आर्द्रता होनी चाहिए, ताकि कवक कोकुन पर हमला न कर सके। इस दौरान कोकुन की छटाई की जाती है। इस दौरान खराब या डबल कोकुन, मटमैला कोकुन, पिघला, संक्रमित या फिर विकृत कोकुन को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद रेशम के रेशे निकाले जाते हैं, जिनका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की चीजें बनाने में किया जाता है।
पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुओं को अत्यधिक तापमान व तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार, इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि ना लगे हों तो लगवा दें। पशुओं के खुरपका, मुंहपका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें और ग्रसित पशुओं की खानपान की व्यवस्था भी अलग से करें। खुरपका, मुंहपका रोग से ग्रस्त पशुओं के दूध को उसके बछड़ों को ना पीने दें, जिससे बच्चे संक्रमित ना हों। रोगग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों को लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट का 1% घोल बनाकर धोएं। इस माह में पशुओं में गलघोटू व लंगड़ा बुखार की आशंका बनी रहती है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से संपर्क करें। भेड़ बकरियों में पीपीआर, भेड़ चेचक रोग होने की आशंका है। रोग से सुरक्षा के लिए टीके लगवाएं। पशुओं को कृमिनाशक दवा पशु चिकित्सक से परामर्श के बाद ही दें। पशुओं में बाह्य परजीवी की समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह से ही दवा का उपयोग करें। बरसात के मौसम में पशु के घरों को साफ सुथरा व सूखा रखें। तो अभी आपने देखी पशुपालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक कामयाब किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। अब बारी है मिलने की एक कामयाब किसान से। जी हां, हमारे देश में बहुत से प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने तमाम चुनौतियों को पार किया है और अपनी सूझबूझ से और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने कृषि के क्षेत्र में एक अहम मुकाम हासिल किया है। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही एक सफल किसान से। प्राकृतिक खेती की सीधी सी परिभाषा है जिस खेती में रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करके गौ आधारित खाद का प्रयोग किया गया हो। मिट्टी की खो रही उर्वरकता और खाद्य पदार्थों में कम होते पोषण के स्तर को सुधारने के लिए अब किसान प्राकृतिक खेती का रुख कर रहे हैं। हालांकि प्राकृतिक खेती कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में इसकी उपयोगिता अब जरूरत बनती जा रही है। यही वजह है कि देश भर के करीब 5 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है। अलीगढ़ के किसान डॉक्टर गुणाकर खेती और पशुपालन साथ साथ करते हैं। कृषि की इस विद्या को अपनाने के पहले उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों से जानकारी एकत्रित की और फिर भूमि सुपोषण के लिए कदम उठाने लगे। अलीगढ़ जिले के एक गांव में मैं पैदा हुआ और वहीं मैं पला बढ़ा। उसके बाद भारत के बहुत सारे शहरों में कई प्रकार के काम करने का मौका मिला। वर्तमान में रसायन मुक्त खेती और गौ पालन ये मेरा व्यवसाय है। रुचि के रूप में युवा और खेती किसानी से संबंधित सामाजिक क्रियाकलाप ये मेरे रुचि के विषय हैं। तो एक अनेक वर्षों तक लगातार प्रत्यक्ष अपने हाथों से खेती करने और भारत के लगभग सभी राज्यों में खेती से संबंधित और गौ आधारित खेती से संबंधित अनेक ऐसे किसान प्रकल्प उनको देखने के बाद जो मेरी समझ बनी है मैं आपसे साझा से करता हूँ। मेरा मानना है कि खेती ये केवल एकांगी विषय नहीं है। ये तो न केवल सबके पेट भरने का एक तरीका है,
बल्कि संपूर्ण जो जीव सृष्टि है उसके लिए खेती है। खेती के जो पहलू हैं मुझे लगता है कि इसके कम से कम 4 पहलू हैं: भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी। और 2 प्रश्न अगर हम करें तो इन 2 प्रश्नों में इन चारों का उत्तर आता है। खेती क्यों की जाए और खेती कैसे की जाए। खेती क्यों की जाए, हम इस पर विचार करते हैं तो लोग खेती जो करते हैं वो भावनात्मक कारणों से, कुछ आर्थिक कारणों से और कुछ सामाजिक कारणों से लोग खेती करते हैं। खेती कैसे की जाए ये इसका एक तकनीकी पक्ष है, उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। वर्तमान में हमारे सामने 2 प्रकार की नाम आते हैं, एक रासायनिक खेती, एक रसायन मुक्त खेती। तो जहाँ तक रसायन खेती की बात है तो उसका कोई और बहुत सारे नाम नहीं है। रासायनिक खेती का मतलब है उसमें रसायन डालना है, खेती करनी है। और जब रसायन मुक्त खेती की बात करते हैं तो उसके बहुत सारे नाम हमारे आज ध्यान में आ जाते हैं, जिसमें प्राकृतिक कृषि है, गौ आधारित खेती है, बैल आधारित खेती है, बायोडायनामिक खेती है, जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है, और भी बहुत सारे नाम हमारे सामने आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आज हम देखते हैं कि हमारी जो परंपरागत खेती थी वो पूरी तरह से गैर रासायनिक खेती थी। गैर रासायनिक खेती के आधार पर हम हजारों वर्षों से खेती करते चले आ रहे थे। लगभग 10,000 वर्ष का हमारा ये खेती का इतिहास है। तो अभी वर्तमान में निसंदेह जो आधुनिक विज्ञान है उसके कारण से खेती के बहुत सारे तौर तरीके, पद्धतियाँ हमारे सामने आईं और उसका एक अच्छा और सुखद परिणाम भी हमको मिला। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उस सुखद परिणाम के साथ में कुछ दूरगामी और नकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। दूसरे, हम खेती को इस रूप में भी देखते हैं, चूँकि मेरा सामाजिक एक संबंध भी है। अक्षय कृषि परिवार नाम की एक संस्था जो खेती संबंधित सारे विषयों पर पूरे देश में काम करती है। तो हमारा ऐसा मानना है कि खेती, इसके 5 पहलू और जिन पर और अधिक काम होने की आवश्यकता है, कहीं कहीं काम हो भी रहे हैं। जैसे कि हमारा परिसर हमारी पहचान। किसान को आज ये बहुत ज़रूरी है जानना कि उसके आसपास जो वातावरण है वो कैसा है, उसके खेत की मिट्टी कैसी है, वहाँ हवामान कैसा है, वहाँ का तापमान कैसा रहता है, वहाँ के कीट पतंगे जीव जंतुओं की स्थिति कैसी है, वहाँ का पानी का स्तर कैसा है, वहाँ कितनी वर्षा होती है। ऐसी बहुत सारी बातें ये किसान को जानना जरूरी होता है। डॉक्टर गुणाकर मानते हैं कि खेती एक ऐसा विषय है जिसमें आज भी कई पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। किसान को अपने आसपास के वातावरण की जानकारी होनी चाहिए, खेत की मिट्टी की सेहत पता होनी चाहिए, जिससे वो अपनी कृषि को लाभ के आयाम पर ले जा सके। इसके लिए वो भूमि के सुपोषण पर विशेष ध्यान देते हैं। तो ये हमारा परिसर हमारी पहचान, इसके अंतर्गत ये जानना जरूरी है। दूसरे, भूमि का सुपोषण। किसान के बारे में कहना चाहूँगा अपने अनुभव से कि भूमि यदि हमारी मजबूत होगी तो हर फसल हमारी मजबूत हो सकती है। कहीं न कहीं हमारी मिट्टी का क्षरण हुआ है, भूमि का ह्रास हुआ है, कारण उसके चाहे जो भी हो, चाहे रसायन उसका कारण हो सकता है या अन्य जो हमारे जो फसल करने के तरीके हैं वो एक कारण हो सकता है। तो भूमि का मजबूत होना, भूमि का सुपोषित होना ये बहुत ज़रूरी है। और भूमि सुपोषण जो है ये किसान ही कर सकता है। भूमि का सुपोषण, इसके लिए निश्चित रूप से हम जब विज्ञान की भाषा में बात करें तो कहीं ना कहीं पीएच उसका निगेटिवली इम्बैलेंस होता है, या फिर उसमें जो कार्बन की मात्रा है मिट्टी के अंदर वो कम हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कि हमारी मिट्टी कमज़ोर हो गई है। वो सब करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उसके अंदर, और जितना अधिक बायोमास हम उसमें प्रयोग करेंगे उतना उसको लाभ मिलेगा। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, अधिक करेंगे तो अधिक लाभ होगा, सीधे सीधे उसकी बात रहती है। तो उसके प्रयास भी कहीं ना कहीं कम हुए, इसलिए भूमि का सुपोषण ये उसका एक आवश्यक पहलू है। तीसरा रहता है हमारा मनुष्य और पशु चालित यंत्र, क्योंकि यंत्रों का एक बहुत बड़ा योगदान खेती में है ही। हमने देखा कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पर ट्रैक्टराइजेशन ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। ट्रैक्टर के लाभ अनेक हो सकते हैं, लेकिन साक्षात खेती में हम देखेंगे तो ट्रैक्टर के अनेक प्रकार के नुकसान भी हैं। उसके विस्तार में मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन ट्रैक्टर जो है ये कहीं ना कहीं एक कर्ज का और एक बोझ का कारण खास तौर से छोटे किसान के लिए ये बनकर रह गया। इसीलिए आज भी जहाँ जहाँ पूरे देश में मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि 40% के आसपास किसान आज भी जो है ट्रैक्टर के बिना और पशु आधारित खेती ये देश में करते हैं। तो
वहाँ की जो खेती की स्थिति है वो अधिक मजबूत है, वहाँ की जो मृदा की स्थिति है वो अधिक मजबूत है। तो छोटे यंत्र, चाहे वो मनुष्य चलित हों चाहे वो पशु चलित हों, उस पर भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं काम करने की और होने की आवश्यकता है। तीसरा हमारा एक पहलू आता है कि ये जो हम बात करते हैं फसलों की, तो किसान सामान्यतः खेती करता है और खेती करने के बाद वो फसल को सीधे सीधे जाकर बाज़ार में बेच देता है। उसके कारण से ये होता है कि उसका जो एक बड़ा लाभ है उससे वंचित रह जाता है। तो उसको हम कह सकते हैं कि टिल हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट। तो किसान अपना काम केवल टिल हार्वेस्ट करता है, फसल लेने तक काम करता है। फसल आने के बाद उसकी छोटा से छोटा काम करके भी अनेक प्रयोग देश में जो चलते हैं कि उसकी कुछ नहीं है तो उसने शॉर्टिंग ग्रेडिंग कर दी, या फिर उसका कुछ नहीं तो ठीक से पैकेजिंग कर दी। उतना करने मात्र से और किसान को एक बड़ा लाभ उसमें हो सकता है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि उसका एक आर्थिक पहलू, तो आर्थिक पहलू पर शायद अधिक ध्यान दिया गया, इस कारण से हमने उत्पादन की ओर ध्यान दिया, लेकिन गुणवत्ता हमारी निश्चित रूप से कहीं न कहीं बिगड़ी। तो ये सारी जो समझ हमारी बनी है, इसमें निसंदेह इस समझ को वास्तव में बनाने का काम कुछ व्यक्तिगत लोग बहुत सारे करते हैं, कुछ सामाजिक संस्थाएं इस रूप में काम करती हैं और स्वतः संज्ञान लेकर के भी विभिन्न माध्यमों से, चाहे आसुष। डॉक्टर गुणाकर मानते हैं कि किसान अपनी फसल से और बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। अगर फसल को किसान सीधे सीधे बाजार में बेच देते हैं तो वो अतिरिक्त लाभ को खो देते हैं, लेकिन अगर किसान कुछ बातों का ध्यान रखें तो मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है। कार्यक्रम गांव किसान में आज जो जानकारियां दी गई है, हमें उम्मीद है कि वो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को अगर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।